नमस्कार साथियों, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल पर आपका स्वागत है। जो हम लोग कल ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे थे, उसी में आज दूसरा पार्ट है। कल हम लोग 28 नंबर प्रश्न देखे, उसी में आगे आज दूसरा पार्ट होगा, जिसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या है प्रश्न। तो आप लोगों को अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि और भी लोग इसमें जुड़ सकें और इस कार्यक्रम का लाभ ले सकें। तो आप लोग कमेंट भी करते रहिए, ताकि हम पता चले कि कहाँ कमी है, क्या कमी दूर करना है और कैसा बता रहे हैं, क्या है, क्या चीज़ें करानी है। आप लोग कमेंट करते रहिए, तो आप लोग कमेंट भी जरूर करिए। और बता दें कि पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप लोग टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। पहला ये 29 नंबर प्रश्न क्या है। तो जीवमंडल नीचे आरक्षित क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। जीवमंडल नीचे विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जिन्हें यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। वही दूसरा ऑप्शन क्या दिया है, भारत के 12 जीवमंडल नीचे यूनेस्को द्वारा जीवमंडल नीचे विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त है। तो ये दोनों कथन क्या है, दोनों कथन ये सही दिया हुआ है। तो हम लोग जानेंगे जीवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो जीवमंडल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ये ऑस्ट्रियन भूविज्ञानी थे 1885 में। ऑस्ट्रियन भूविज्ञानी क्या नाम था उनका, तो एडवर्ड सुएस है, उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है। और वही जीवमंडल में बता दें तो जीवमंडल में क्या पाया जाता है, तो पृथ्वी पर सभी जो जीवित प्राणी हैं तथा वे अजैविक घटक, जिनमें क्या है, इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है। इन जीवों में क्या होता है, तो पारस्परिक क्रिया होती है, जिससे मिलकर क्या होता है, तो जिससे मिलकर हम लोग जो जीवमंडल का क्या होता है, तो निर्माण होता है, ठीक है। जीवमंडल का क्या होता है, तो निर्माण होता है, यह रचना होता है। और जीवमंडल शब्द का प्रयोग हमने बता ही दिया कि किसने किया, तो एडवर्ड सुएस ने किया था। और ये दोनों क्या है, कथन तो सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। झीलों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो वुलर झील भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, ये बिल्कुल सही दिया है, बिल्कुल ये सही दिया है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी लैगून झील है, ये भी सही दिया है, ठीक है। निजाम सागर झील मंजीरा नदी पर आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये भी सही दिया है। आगे क्या दिया है, गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, क्या दिया है, तो गोविंद सागर झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। क्यों दिया है, तो गोविंद सागर झील है, ये कहाँ पर है, तो ये हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में, और जो भाखड़ा बांध है उसी के पीछे स्थित है, उसी के पीछे स्थित है। तो हम लोग चलिए एक बार भारत की प्रमुख झीलों के बारे में जान लेते हैं। तो वुलर झील जैसे कि भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। वुलर झील क्या है, तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, और ये कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर संघराज्य में स्थित है। और ये बता दें कि जो वुलर झील है, ये ताजे पानी की क्या है, ताजे जल की बृहत्तम झील है, क्या है, ताजे जल की बृहत्तम झील है, ठीक है। वुलर झील देखा जाए तो वुलर झील नदी पर निर्मित क्या है, ये गोकुल झील का उदाहरण भी है, गोकुल झील का उदाहरण भी है। फिर दूसरा एक है डल झील। डल झील क्या है, डल झील है। तो डल झील एक कैसा झील है, तो डल झील एक हिमालय निर्मित झील है, ये भी कहाँ पर है, तो जम्मू कश्मीर में है, ठीक है। अब एक सांभर झील है। तो सांभर झील कहाँ पर है, तो सांभर झील भी आपका, सांभर झील कहाँ पर है, तो सांभर झील राजस्थान में है, कहाँ पर, राजस्थान में है। ये देखिए ये कैसी झील है, तो ये अंतःस्थलीय कैसी झील है, तो अंतःस्थलीय बृहत्तम खारे पानी की झील है। कैसी झील है, तो खारे पानी की झील है, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे एक ढेबर झील है। ये ढेबर झील कहाँ पर है, तो ढेबर झील राजस्थान में है, कहाँ पर है, तो राजस्थान में है, राजस्थान में। ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कैसी झील है, तो एक कृत्रिम झील है, ठीक है, कृत्रिम झील है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, एक लोकटक झील है। लोकटक झील है, ये कहाँ पर है, तो लोकटक झील मणिपुर में, ये मीठे पानी की झील है, ठीक है। फिर चिल्का झील है। चिल्का झील कहाँ पर है, तो चिल्का झील भी आपका उड़ीसा में है, कहाँ पर, चिल्का झील तो उड़ीसा में है। और ये कैसा झील है, तो ये खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है। कैसी झील है, तो खारे पानी की बृहत्तम लैगून झील है, ठीक है। और कोलेरू झील, ये कोलेरू झील है, तो ये कहाँ पर है, तो कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में, कहाँ पर है, तो आंध्र प्रदेश में। ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा के मध्य स्थित ताजे पानी की झील है। फिर पुलिकट झील बहुत पूछ लेता है, बहुत ही फेमस प्रश्न है कि पुलिकट झील कहाँ पर है, तो ये 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। कौन कौन से, तो आंध्र प्रदेश है और तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है, ठीक है। तो इस खारे पानी की कैसी झील है, तो खारी पानी की लैगून झील है, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील कहाँ पर है, तो ये केरल में है, कहाँ पर है, तो वेम्बनाड झील केरल में है, खारे जल की लैगून झील है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, एक लुनार झील है। तो लुनार झील कहाँ पर पड़ता है, तो लुनार झील महाराष्ट्र में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, लेकिन क्वालिटी इसमें भरपूर मिलेगा आप लोगों को। और आप लोग बस इतना देख लेंगे तो दावे के साथ कह सकते हैं कि मैं पूरा का पूरा इसमें जो भी प्रश्न आएंगे उससे संबंधित हर एक फैक्ट मैं रिवीजन करा दूंगा, और आप लोगों का रिवीजन भी अच्छा खासा हो जाएगा। फिर बता दें एक रेणुका झील है। रेणुका झील, तो रेणुका झील कहाँ पर है, तो ये भी रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में, कहाँ पर है, तो हिमाचल प्रदेश में। एक ऐसी झील है ताजे जल की झील है, ठीक है। उसके बाद से एक रूपकुंड झील है। ये रूपकुंड झील कहाँ पर है, तो रूपकुंड झील उत्तराखंड के मध्य हिमालय में स्थित है। ऐसी झील ताजे जल की प्राकृतिक झील है। और एक और झील है सास्थम कोट्टा झील है। ये केरल के कहाँ पर है, तो केरल के कोल्लम में है। सास्थम कोट्टा झील कहाँ पर है, तो केरल के कोल्लम में है। फिर सत्ताल या सत्ता झील, जैसे नाम से ही पता होता है, तो सत्ता या सत्ता झील कहाँ पर, तो उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में, कहाँ पर, उत्तराखंड के कुमायूं प्रखंड में। फिर एक सूरजताल है। सूरजताल है, तो ये कहाँ पर है, तो सूरजताल भी हिमाचल प्रदेश के, कहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश के बड़ा लच्छा दर्रे के निकट स्थित ताजे जल की झील है। कैसी है, तो ताजे जल की झील है सूरजताल। कैसी झील है, सूरजताल, तो ताजे जल की झील है, ठीक है। सूरजताल
ताजे जल की झील है। कैसी झील है? तो ताजे जल की झील है। उसके बाद से तबोहर झील, ये तबोहर झील भी नाम आता है, तबोहर झील। तबोहर झील कहाँ पर है? तो तबोहर झील ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में नर्मदा नदी पर है। कहाँ पर है? तो नर्मदा नदी पर है। और एक सुंगमो झील है, सुंगमो झील है। सुंगमो झील कौन सी झील है? तो सुंगमो झील है। सुंगमो झील ये कहाँ पर है? तो सुंगमो झील बता दें, ये सिक्किम के गंगटोक जिले में। कहाँ पर? सिक्किम के गंगटोक जिले में है। और अष्टमुटी झील, अष्टमुटी झील कहाँ पर? तो केरल में है। भीमताल झील ये कहाँ पर? तो भीमताल झील उत्तराखंड में है। ठीक है। चिंबरकल झील ये कहाँ पर? तमिलनाडु के चिंगपट्टू में है। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? तो पंचभद्रा झील बता दें, ये राजस्थान के। पंचभद्रा झील कहाँ पर है? तो राजस्थान के बाड़मेर में। कहाँ पर? तो राजस्थान के बाड़मेर में है। और अब एक चुमालू झील है, तो चुमालू झील कहाँ पर है? तो ये भी फेवरेट है, हमेशा आयोग पूछता है, यूपीपीसीएस पूछता है हमेशा से, यूपीपीएससी आयोग जो है वो चुलामू झील हमेशा पूछता है कि कहाँ पर है? तो ये सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। यहीं से क्या होता है? चुलामू झील से तीस्ता नदी का उद्गम यहीं से होता है। तो मैंने झीलों से संबंधित आप लोगों को हर एक फैक्ट कवर कराया। तो चूंकि वीडियो लंबा होगा, लेकिन आप लोग धैर्य बनाए रखिएगा, मैं हर एक फैक्ट इसमें रिवीजन करा दूंगा। तो चलिए अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 31 नंबर प्रश्न क्या है? दुर्गापुर लौह स्तंभ लौह इस्पात संयंत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इस संयंत्र की स्थापना 1969 ईस्वी में जर्मनी के सहयोग से की गई थी। फिर दूसरा प्रश्न है कि दूसरा पॉइंट है, इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है। तो बता दें, तो दुर्गापुर लौह इस्पात के संबंध में हम लोग को बताना है। तो इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है। ये बिल्कुल, इसमें क्या देखना है? तो सही नहीं है। तो इस संयंत्र को लौह अयस्क छोटा नागपुर पठार तथा उड़ीसा से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही दिया है। इस संयंत्र का कोयला झरिया और रानीगंज से प्राप्त होता है, बिल्कुल सही दिया है। इस संयंत्र को जल दामोदर नदी से प्राप्त होता है, भी बिल्कुल सही दिया है। और यहाँ पे क्या दिया है? तो ये दिया है कि इस संयंत्र की स्थापना 1959 में जर्मनी के सहयोग से किया गया। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ। क्यों? क्योंकि जो दुर्गापुर लौह संयंत्र है उसको किसकी सहायता से? तो बता दें कि ब्रिटेन के सहयोग से। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से दिया गया था। किसके सहयोग से? तो ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया था। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। और एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे इसमें? तो बता दें कि अभी हम लोग ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं। ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ध्येय आईएएस के टेस्ट कर रहे हैं। फिर हम लोग संस्कृत आईएएस के भी टेस्ट करेंगे। संस्कृत आईएएस के लिए भी टेस्ट करेंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे? तो यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी टेस्ट करेंगे। तो आप लोगों को इतना टेस्ट हम लोग करा देंगे कि ताकि रिवीजन हो जाएगा आप लोगों को अच्छे से। चलिए देख लेते हैं। विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? कूट के माध्यम से। सही उत्तर चुने। तो प्रश्न है कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किन देशों से होकर गुजरती है? कूट के माध्यम से। सही उत्तर चुने। तो क्या है, क्या प्रश्न है, ये भी ध्यान से आप लोग देखिएगा। किससे पूछ रहा है? तो ये अफ्रीका महाद्वीप से पूछ रहा है। तो अफ्रीका महाद्वीप में किन किन देशों से होकर गुजरती है? तो ये दिया है कांगो, दूसरा दिया है केन्या, तीसरा दिया है तंजानिया, चौथा दिया है सोमालिया। तो बता दें कि कहाँ कहाँ से? तो कांगो से। कहाँ कहाँ से? तो कांगो से। फिर उसके बाद से कांगो से केन्या से, कांगो से केन्या से, सोमालिया से। तो क्या हो जाएगा? 1 2 4 हो जाएगा। तंजानिया से नहीं गुजरता है तो क्या हो जाएगा? 32 का बी हो जाएगा। तो बता देते हैं कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप से किन किन देशों से होकर गुजरता है? तो गैबोन है। पहला देश कौन सा है? तो गैबोन है। फिर उसके बाद से गैबोन के बाद से कांगो है। ठीक है। कौन सा है? कांगो है। फिर कांगो गणराज्य जायरे है। क्या है? कांगो गणराज्य जायरे है। उसके बाद कौन सा देश है? तो युगांडा है। कौन सा देश है? तो युगांडा है। ठीक है, युगांडा है। उसके बाद से केन्या है। केन्या है। केन्या के बाद से सोमालिया से होकर गुजरता है। वही देखें तो विषुवत रेखा विश्व में किन किन देशों से होकर गुजरता है ये बता देते हैं। तो सबसे पहले इक्वाडोर, फिर इक्वाडोर, उसके बाद से इक्वाडोर के बाद से कोलंबिया, कोलंबिया के बाद से ब्राज़ील, ब्राज़ील के बाद से गैबान है। फिर उसके बाद से कांगो गणराज्य, उसके बाद से लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य। ठीक है। उसके बाद से युगांडा है, केन्या है, केन्या से गुजरती है। उसके बाद से सोमालिया है, फिर मालदीव है, इंडोनेशिया है, किरिबाती है, और फिर साओ टोमो और प्रिंसिप है। ठीक है। तो इतने देशों से होकर गुजरती है विषुवत रेखा। तो चलिए हम लोग देख लिए, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या है? ऐसे बंदरगाह या पतन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ये दिया है बाह्य पतन, बी दिया है पैकेट स्टेशन, सी दिया है आंतरिक पतन, डी दिया है खुला सागरी बंदरगाह। तो ऐसा बंदरगाह या पतन जो समुद्र तट से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं परंतु नदी अथवा नहर द्वारा समुद्र से जुड़े होते हैं, तो क्या कहा जाता है? उसे आंतरिक पतन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? आंतरिक पतन कहा जाता है। और बता दें कि इसके कुछ क्या उदाहरण है, कौन कौन से पतन इसके उदाहरण है? तो मैनचेस्टर तथा कलकत्ता इसके प्रमुख पतन के उदाहरण है। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या है? रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। क्या है? कोलोन एक प्रमुख यहाँ का औद्योगिक केंद्र है।
तो रूर या निम्न राइन प्रदेश यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। कोलोन यहाँ का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। तो क्या हो जाएगा इसके आंसर, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा, पहला और दूसरा दोनों सही हो जाएगा। तो रूर या निम्न राइन प्रदेश में यूरोप के कुल संचित कोयले का क्या है 1/3 भाग पाया जाता है। कहाँ पर, तो यूरोप के कुल संचित क्षेत्रों से 1/3 कोयला पाया जाता है। यह यूरोप के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों में से एक है। और बता दें कि एशियन है, एशियन हो गया, डार्टमेंड है, कौन सा है, डार्टमेंड मुंड है, और कोलोन यहाँ का प्रमुख क्या है, औद्योगिक केंद्र है। और राइन यहाँ पे राइन या रूर क्या है, तो ये यूरोप का सबसे व्यस्तम आंतरिक जल परिवहन मार्ग है। यहाँ पर जिसे क्या बोला, जैसे कोयला नदी भी बोला जाता है। यूरोप का व्यस्तम बंदरगाह क्या है, तो यूरोप का सबसे व्यस्तम बंदरगाह रॉटरडम है। कौन सा है, रॉटरडम है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, क्या है प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है, मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो देख लेते हैं क्या है, तो कौन कौन से ज्वालामुखी मृत हैं। तो एकांगुआ और क्या है, एकांगुआ और वेसुवियस क्या है, ये कैसे मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। कौन कौन से, तो एकांगुआ हो गया और किलिमंजारो है, ये क्या है, तो ये मृत ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो 35 से क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा सा जानेंगे कि कौन कौन से ज्वालामुखी एक्टिव है, सक्रिय रहते हैं। तो वेसुवियस है, कौन सा, वेसुवियस है। वेसुवियस कैसा ज्वालामुखी है, तो ये प्रस्तुत ज्वालामुखी है, ठीक है, ये एक्टिव आता है। तो ये कहाँ पर है, तो वेसुवियस आप लोगों का भूमध्य सागर में है। फिर क्राकाटोआ है, ये कहाँ पर है, तो सुंडा या इंडोनेशिया में है। ये कैसा ज्वालामुखी, तो ये भी प्रस्तुत ज्वालामुखी है। फिर उसके बाद से ये फ्यूजियामा है, फ्यूजियामा या कहाँ पर है, जापान में, फ्यूजियामा जापान में है। फिर मेयन कहाँ पर है, तो मेयन भी फिलीपींस में, ये भी कैसा है, तो ये भी प्रस्तुत ज्वालामुखी है, ये मृत ज्वालामुखी है, ठीक है। और अब बता दें कि शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं, शांत ज्वालामुखी कौन कौन से हैं। तो शांत ज्वालामुखी में कौन कौन से ज्वालामुखी हैं, तो को सुल्तान है, कौन सा ज्वालामुखी है, तो को सुल्तान है, ये कैसा ज्वालामुखी है, तो ये शांत ज्वालामुखी है। उसके बाद से देमवंद है, ये ईरान में है। पोपा जो है कि म्यांमार में है, ये भी कैसा है, तो ये शांत ज्वालामुखी है। किलिमंजारो है अफ्रीका में, ये भी शांत ज्वालामुखी है। चिम्बराजो ये कहाँ पर है, दक्षिण अफ्रीका में, ये भी कैसा है, तो ये भी शांत ज्वालामुखी है। अब आगे देख लेते हैं क्या है, आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो ये 8 जुलाई 2023 को गुजरात के खेड़ा जिले के नडियाडा में इसका पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया। इसका उद्देश्य श्रम योगियों को 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता प्रदान करना है। यह योजना डाक विभाग और भारतीय डाक भुगतान बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो ये कैसी योजना है, ये तीनों इसमें सही दिया हुआ है, तीनों इसमें क्या है, तो सही है। देख लेते हैं क्यों। जो अंत्योदय श्रमिक योजना है ये कहाँ पर शुरू हुआ था, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है, गुजरात के खेड़ा जिले के नदिया में लॉन्च हुआ था, ठीक है। फिर यह योजना किसके द्वारा, तो डाक विभाग था भारतीय डाक भुगतान बैंकों द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या है, तो 10 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा प्रदान करके वित्तीय स्थिरता क्या है, तो प्रदान करना है। तो ये तीनों कथन सही है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 37 नंबर प्रश्न है कि माँ कार्यक्रम के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही हैं। इस कार्यक्रम का शुभारंभ 5 अगस्त 2018 को किया गया था। इसका उद्देश्य स्तनपान के लाभ के बारे में लोगों विशेष रूप से माता को जागरूक करना था, स्तनपान को बढ़ावा देना था। तो बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल दूसरा जो है कथन ये सही दिया हुआ है, ये सही है। पहला जो है ये कब शुरू हुआ था, तो ये 5 अगस्त 2016 को, 2018 को नहीं बल्कि 5 अगस्त 2016 को शुरू किया गया था, ठीक है। और किसके द्वारा शुरू हुआ था, तो बता दें केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। और इसमें क्या बातें हुई थी, इसको 30 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किया गया था, 30 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटन किया गया था। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए प्रस्तुत बजट का आकार कितना है। तो ये ऐसे प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ लेता है, आयोग में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, आयोग ऐसे प्रश्न बना देता है। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2024-25 के लिए कितना है, तो 63,64,37.71 करोड़ रुपए, कितना, तो 63,34,37.71 करोड़ रुपया बजट का आकार है, कितना, तो इतना दिया हुआ आंकड़ा। 38 का क्या हो जाएगा, 38 का ये हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। ब्लू चिप कंपनियों के बारे में सही कथन चुने। ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही हैं ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ऐसे कंपनियां जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही हैं तथा अपने क्षेत्र को शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल हैं, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। ऐसी कंपनियां जिनके ऊपर सरकारी कर्ज लगातार बढ़ता जा रहा है और वो उसे देने में असमर्थ है, ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका सही कथन चुनना है। तो ऐसी कंपनियां जो अपने क्षेत्र में लगातार 3 वर्षों से घाटे में जा रही है उसे ब्लू चिप कंपनियां कहलाती हैं। तो बिल्कुल क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है।
और दूसरा पॉइंट क्या है, ऐसी कंपनी जो अपने क्षेत्र में काफ़ी समय से काम कर रही है, अपने क्षेत्र को शीर्ष 3 कंपनियों में शामिल है, वो ब्लू चिप कंपनियां कहलाती है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये गलत है, ये भी गलत है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। हाल ही में किस देश के ज्वालामुखी ने सुरंग बनाकर बिजली उत्पादन करने की योजना बनाई है, उस पर कार्य कर रहा है? तो कौन सा देश है? तो ये आइसलैंड है। कौन सा देश? तो ये आइसलैंड है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम के संबंध में कौन से कथन सही है? अंतर्राष्ट्रीय वित्त नियम की स्थापना जुलाई 1956 ईस्वी में की गई थी। दूसरा है कि निगम विकासशील देशों में निजी उद्योगों के लिए बिना सरकारी गारंटी के धन की व्यवस्था करता है तथा अतिरिक्त पूंजी विनियोग द्वारा उन्हें प्रोत्साहित करता है। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 41 क्या हो जाएगा? 41 का सी हो जाएगा। 41 क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। और ये अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम बता दें कि स्थापना कब हुआ था? तो जुलाई 1956 में हुआ था। ये क्या है? ये विकासशील देशों में निजी उद्योग के लिए क्या है, बिना सरकारी गारंटी के धन की क्या करता है, इसका काम क्या होता है? तो व्यवस्था करता है। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितने हैं? 186 देश इसमें शामिल है। अब चलिए इसमें आगे देख लेते हैं क्या है, आगे प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या है? नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए क्या है? बर्फ का टुकड़ा पेय को ठंडा बना देता है। कारण आर क्या है? तो बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेता है जिससे पेय ठंडा हो जाता है। तो ये दोनों कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। क्या है? दोनों कथन और कारण दोनों सही दिया हुआ है। कथन और कारण क्या है? दोनों सही है। क्यों? देख लेते हैं। बर्फ पेय को क्या करता है? तो ठंडा बना देता है। बर्फ पेय को ठंडा बना देता है क्योंकि बर्फ पिघलने के लिए पेय से क्या होता है? तो गुप्त ऊष्मा लेता है, जिसके कारण क्या हो जाता है? तो पेय ठंडा हो जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन पैडोलॉजी कहलाता है, ये दिया है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी, डी क्या दिया है? मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी कहलाता है। तो इसमें देखा है तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये गलत दिया हुआ है। बाकी सब क्या है? सही सुमेलित है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है, पोषण का अध्ययन ट्रोपोलॉजी कहलाता है, मनुष्यों की पेशियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो मायोलॉजी कहलाता है। वही पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये तो पैडोलॉजी के अंतर्गत क्या क्या होता है? तो मृदा निर्माण आदि का अध्ययन किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं क्या है। तंत्रिका तंत्र से संबंधित ये प्रश्न है। क्या है? तंत्रिका तंत्र से संबंधित प्रश्न है। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मनुष्य में 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो क्या हो जाएगा? 44 का ये हो जाएगा। 44 का ये हो जाएगा, इसका सही दिया हुआ है। बाकी मनुष्य में 32 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं, तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है क्योंकि मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। देख लेते हैं क्या क्या है। तो तंत्रिका उत्तक की क्या है इकाई को क्या कहा जाता है? तो तंत्रिका न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिकाएं कहते हैं। यह शरीर की क्या है? तो सबसे लंबी कोशिका है। मनुष्य में बता दें कि 12 जोड़ी क्रैनियल तंत्रिकाएं होती है। इनमें पहला, दूसरा और 8वां जोड़ा क्या होता है? तो संवेदी होते हैं। ये मिश्रित होते हैं, जो शेष जो होते हैं वो मिश्रित होते हैं। और मनुष्य में 31 जोड़ी स्पाइनल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। यह हाथ पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, त्वचा ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना या मेरुरज्जु से क्या करती हैं? तो इसको जोड़ती हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न 45 नंबर। निम्न में से कौन से अवयव प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है? कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। कूट के माध्यम से सही उत्तर चुने। ठीक है, तो क्या करना है? तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है कौन कौन चीजें? तो पहला ऑप्शन दिया है ऑक्सीजन, दूसरा दिया है जल, तीसरा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा दिया है सूर्य का प्रकाश। तो बता दें कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है? तो जल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है। तो क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल क्या है? जल है। उसके बाद से कार्बन डाइऑक्साइड है, सूर्य का प्रकाश है, ये क्लोरोफिल है। ये सब क्या है? आवश्यक है। वही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन गैस क्या होता है? तो प्रकाश जब संश्लेषण होता है तो प्रक्रिया के माध्यम से ऑक्सीजन गैस क्या होता है? तो बाहर निकलती है। तो 45 क्या हो जाएगा? 45 का डी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? इसमें मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं क्या है। त्वचा कैंसर, फिर दूसरा दिया है बी ध्वनि प्रदूषण, सी दिया है वैश्विक तापन, डी दिया है ओजोन छिद्र। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्या होता है? तो वैश्विक तापन। उसके बाद से दूसरा ऑप्शन दिया है पैरा बैगनी प्रकाश। तीसरा क्या दिया है? तो तीसरा दिया है तो डेसिबल दिया है। और चौथा क्या दिया है? तो चौथा दिया है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ध्वनि प्रदूषण वो किससे मापते हैं? तो हम लोग कार्बन ये डेसिबल से मापते हैं। किससे मापते हैं? तो डेसिबल से मापते हैं। क्या हो जाएगा? बी का 3 हो जाएगा। वैश्विक तापन क्या हो जाएगा? वैश्विक तापन तो ये त्वचा कैंसर यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? तो डेसिबल से। तो वैश्विक तापन से में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और ओजोन छिद्र का तो D1 हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? 46 का सी हो जाएगा। तो त्वचा कैंसर जब होता है
त्वचा कैंसर किससे होता है? तो पराबैंगनी प्रकाश से, पराबैंगनी प्रकाश से। वही ध्वनि प्रदूषण किससे मापते हैं? तो डेसिबल से। वैश्विक तापमान में क्या हो जाएगा? तो वैश्विक तापमान में ये कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। और ओजोन छिद्र में क्या होता है? तो ओजोन छिद्र क्यों होता है? तो फ्लोरोकार्बन के कारण। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 47वां प्रश्न है कि हाल ही में प्रक्षेपित किए गए इनसेट 3D यश उपग्रह के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। इसका प्रक्षेपण 17 फरवरी 2024 को श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। दूसरा है इसका प्रक्षेपण GSLV F-14 प्रक्षेपण यान के जरिए किया गया। तीसरा है इसके द्वारा प्राकृतिक आपदाओं का पूर्वानुमान लगाया जा सकेगा। इसका उपयोग पृथ्वी विज्ञान, मौसम विज्ञान, महासागरिक प्रौद्योगिकी आदि के लिए किया जाएगा। तो क्या है? 47 क्या हो जाएगा? 47 का बी है, क्योंकि सभी कथन इसमें क्या है? सही दिए हुए हैं। तो 47 क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 48वां प्रश्न है कि 47वां प्रश्न क्या दिया है देख लेते हैं। तेल के पृष्ठ पर डाली गई जल की बूंद सिकुड़कर गोल आकार धारण कर लेती है। फिर है कि तेल तथा जल के बीच आसंजक बल जल के ससंजक बल से कम परंतु तेल के ससंजक बल से अधिक होता है। तो ये दोनों क्या दिया है? तो दोनों चीज़ें सही दी हुई। 48 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है। नीचे दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कूट के माध्यम से सही कथन चुनिए। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह उत्तल होती है अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। दूसरा है पानी का अपवर्तनांक क्या है? पानी का अपवर्तनांक वायु से कम होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति बदल जाती है। तो ये दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। दूसरा कथन गलत दिया हुआ है। 49 क्या हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों देख लेते हैं। पानी में डूबा हुआ वायु का बुलबुला जिसकी सतह होती है ये उत्तल होती है। कैसी होती है? उत्तल होती है। वही अवतल लेंस क्या करता है? तो भांति व्यवहार करता है, क्योंकि पानी का जो अपवर्तनांक होता है, पानी का अपवर्तनांक क्या होता है? वायु से क्या होता है? तो अधिक होता है, इसलिए क्या होता है? अवतल लेंस की भांति ये व्यवहार करता है। वही बता दें कि जो जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति होती है वो क्या हो जाती है? तो बदल जाती है, इसलिए क्या है? जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति क्या होती है? तो बदल जाती है। इस प्रकार क्या है? कथन 1 सही है और कथन 2 क्या है? तो गलत है। तो देख लेते हैं यहाँ पे क्या दिया है। तो पानी का अपवर्तनांक वायु से कम दिया है, बल्कि क्या होता है? तो पानी का अपवर्तनांक वायु से अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है, इसलिए जल में डूबे हुए बुलबुले के लेंस की प्रकृति क्या होती है? तो बदल जाती है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 50 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है देख लेते हैं। ग्राफीन पदार्थ के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल के त्रिशूल में स्थापित किया जा रहा है। ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। ये क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें नहीं देखना है। ग्राफीन कार्बन का एक रूप है। ग्राफीन क्या है? कार्बन का एक रूप है तथा यह लगभग पारदर्शी होता है। ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है। यह एक त्रियामी पदार्थ है। ये गलत दिया हुआ है। यह विद्युत का सुचालक है। बिल्कुल सही दिया हुआ है, क्योंकि ये क्या होता है? तो ये कैसा पदार्थ है? तो ये त्रिआयामी ना होकर ये द्विआयामी पदार्थ है। कैसा है? तो द्विआयामी पदार्थ है। और इसकी खोज किसने किया था? ये भी बता दें। तो इसकी खोज आंद्रे जिम किसने किया था? तो 2 लोगों का नाम आता है। कौन कौन थे? आंद्रे जिम है और कॉन्स्टेंटिन नोएसे लो ने किया था। किसने किया था? तो कॉन्स्टेंटिन और नोएसे लियो ने किया था। किसका? तो ग्राफीन पदार्थ का। अब आगे देख लेते हैं क्या है। 51 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों का सही क्रम है। तो क्या दिया है? ए ऑप्शन है मुरादाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। बी दिया है मुरादाबाद, लखनऊ, प्रयागराज। सी दिया है प्रयागराज, लखनऊ, मुरादाबाद। डी दिया है कानपुर नगर, मुरादाबाद, प्रयागराज। तो क्या हो जाएगा? 51 का ए हो जाएगा। तो पहले क्या है? प्रयागराज। कौन सा जिला है? प्रयागराज है। उसके बाद से मुरादाबाद, फिर मुरादाबाद के बाद से गाजियाबाद, फिर कानपुर नगर, फिर लखनऊ। क्या है? तो सर्वाधिक पुरुष जनसंख्या वाले 3 जिलों हम लोग 5 बता देते हैं आप लोगों को। प्रयागराज हो गया, फिर उसके बाद से मुरादाबाद है, फिर गाजियाबाद अभी बताए, फिर कानपुर नगर है, फिर लखनऊ है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। निम्नलिखित में से सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो ए देवरिया दिया है, बी आजमगढ़ दिया है, सी बागपत दिया है, डी हमीरपुर दिया है। तो सबसे ज़्यादा देखा है तो लिंगानुपात कहाँ पर है? तो आजमगढ़ में है। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ पर है? जिला तो आजमगढ़ में है। तो आजमगढ़ में कितना है? आजमगढ़ में 1019 है लिंगानुपात। ठीक है। देवरिया में कितना है? तो देवरिया में 1017 है। कितना है? देवरिया में 1017 है। वही बागपत में कितना है? तो बागपत में 861 है। और हमीरपुर में कितना है? तो हमीरपुर में भी 861 है। 861। इसलिए क्या हो जाएगा? तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा हो जाएगा? तो आजमगढ़ हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। क्या है? 885 है। सर्वाधिक नगरीय शिशु लिंगानुपात वाला जिला क्या है? तो गाजियाबाद है। तो क्या हो जाएगा इसका? 53 का भी हो जाएगा। केवल एक क्या है? केवल एक सही है। क्यों देख लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश में नगरीय शिशु लिंगानुपात 885 है। और देखा है तो नगरी कितना है? तो नगरी आपका 885 है। वही शहरी देखा जाए तो ग्रामीण, नगरी तो आपका 885 हो गया। वही ग्रामीण देखा जाए तो ग्रामीण शिशु लिंगानुपात कितना है? 906 है। कितना है? 906 है। वही सर्वाधिक नगरी शिशु लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसमें गाजियाबाद दिया है। क्या है? मऊ है। कौन सा है? तो मऊ है। कौन सा जिला है? तो मऊ है, जिसके कितना है? तो
954 है, इसका लिंगानुपात कितना है तो 954 है। वही गाजियाबाद कितना है तो 848 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 गलत हो जाएगा, 1 ये सही हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात 900 है। अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात आजमगढ़ जिले का है। तो इसमें कथन और कथन का चयन करें तो क्या दिया है, 54 क्या हो जाएगा, 54 का ये हो जाएगा, 54 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। केवल 2 क्या है सही है, क्योंकि देख लेते हैं क्यों। तो जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति का लिंगानुपात कितना है, 900 नहीं बल्कि कितना है तो 900 कितना है, 907 है। कितना है, 907 है। वही अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है तो आजमगढ़ जिले का, बिल्कुल सही दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। 54 क्या हो जाएगा, 54 का ये हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो ए श्रावस्ती दिया है, बी चित्रकूट दिया है, सी कौशाम्बी दिया है, डी आजमगढ़ दिया है। तो बता दें न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तो श्रावस्ती है। क्या हो जाएगा, 55 का ये हो जाएगा। तो देख लेते हैं न्यूनतम नगरी क्या है, न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाले जिले देख लेते हैं तो श्रावस्ती है। पहले क्या आंसर है तो श्रावस्ती जिला है। ठीक है, जिसकी जनसंख्या कितनी है तो 38,649 है। कितना है, 38,649 है। उसके बाद से लखनऊ है, लखनऊ कितना है तो 96,332 है। फिर कौशाम्बी तीसरा कौन सा है तो न्यूनतम नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है तीसरा तो कौशाम्बी है, कौशाम्बी है। उसके बाद से चौथा पे कौन सा आ जाएगा तो संत कबीर नगर है। उसके बाद से कौन सा है तो महाराजगंज है। कौन सा है तो महाराजगंज है। ठीक है, अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। वही उत्तरी पंचाल की राजधानी कंपिल्य और दक्षिणी पंचाल की राजधानी अहिछत्र थी। तो बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 56 क्या हो जाएगा, 56 का डी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश स्थित गणराज्य से संबंधित सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है तो मिलाना है। तो रामग्राम के कोली क्या हो जाएंगे तो रामग्राम के कोली क्या हो जाएंगे, रामग्राम के कोली का कहाँ पे हो जाएंगे तो ये रामग्राम के कोली ये कहाँ पर रहते हैं तो ये गोरखपुर जनपद में। तो क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा। पावा के मल कहाँ पे रहते हैं तो फाजिल नगर में। तो बी का 1 हो जाएगा। और कपिल वस्तु के शाक्य है तो ये क्या हो जाएगा, कपिल वस्तु के शाक्य कहाँ रहते तो ये सिद्धार्थ नगर में। वही केशपूत के कलाम कहाँ पर तो गंगा यमुना दोआब में। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो पहला ऑप्शन है अयोध्या, दूसरा मथुरा, तीसरा महोबा, चौथा काशी, पांचवा रौनाही और क्या दिया 6वां श्रावस्ती। तो बता दें कि 58 क्या हो जाएगा, 58 का डी हो जाएगा। क्या थे तो उत्तर प्रदेश के जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। तो मथुरा है, मथुरा था। उसके बाद से काशी है, काशी के बाद से कौशाम्बी, फिर उसके बाद से हसीनापुर, फिर श्रावस्ती भी क्या तो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था। अयोध्या था जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, फिर देवगढ़ था, उसके बाद से महोबा था, फिर काकंडी का भी नाम आता है, फिर रौनाही था। रौनाही जिसे प्राचीन रत्नगिरी कहा जाता था। रौनाही को क्या कहा जाता था तो प्राचीन रत्नगिरी कहा जाता था। ये क्या थे तो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र थे। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज के अनुसार डायनोसिस और हेराक्लीज क्या थे। तो ए दिया है इंद्र और यम, बी दिया है कृष्ण और शिव, सी दिया है शिव और कृष्ण, डी दिया है अग्नि और वरुण। तो बता दें तो मेगास्थनीज के अनुसार इंडिका में क्या है तो शिव और कृष्ण को हेराक्लीज, डायनोसिस और हेराक्लीज कहा गया है। तो शिव और कृष्ण क्या है तो डायनोसिस और हेराक्लीज है इसके अनुसार। तो मेगास्थनीज के अनुसार ये क्या है, मेगास्थनीज इंडिका में लिखा है कि जोबरेंस क्या है तो यमुना नदी किनारे स्थित 100 से नई जाति के लोग डायनोसिस क्या करते थे, ये लोग कृष्ण की पूजा करते थे, इसलिए इन्होंने कहा है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। क्या करना है इसमें, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो मादा क्या था तो मादा ये कहाँ पर है तो मादा में क्या मिला है तो मादा में युगल समाधियाँ मिला है। मादा में क्या मिला है तो युगल समाधियाँ मिला है। तो एक का क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। फिर कोलियामा से क्या मिला है तो कोलियामा से कृषि का प्राचीनतम स्थल है। कोलियामा क्या है तो कृषि का प्राचीनतम स्थल है। सरायनहर क्या है, सरायनहर यहाँ पे क्या मिला है झोपड़ी का फर्श मिला है। लौरा देव से क्या मिला है तो लौरा देव से कच्ची ईंटों के आवास मिले हैं। तो क्या हो जाएंगे तो 60 क्या हो जाएगा, 60 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 का बी हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। तो ये 61 नंबर प्रश्न क्या है तो सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है सुमिलित करना है। कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये एसडीजी दिया है, एक और एसडीजी दिया है और उसके लक्ष्य दिए हैं। तो लक्ष्य 5 में देखा जाए तो क्या है एसडीजी 5 में क्या है तो इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण। तो एक क्या हो जाएगा, एक का 2 हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, एक क्या हो जाएगा इसमें, एक का 2 हो जाएगा, महिलाओं का सशक्तिकरण। एसडीजी 7 में क्या है तो आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। एसडीजी क्या हो जाएगा तो आधुनिक ऊर्जा तक पहुँच। एसडीजी 14 में क्या दिया है तो एसडीजी 14 में समुद्री संसाधनों का संरक्षण क्या हो जाएगा तो सी का 1 हो जाएगा। लक्ष्य 15 में क्या है तो मलुस्त्रीकरण से सुरक्षा है। तो डी का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो इसका आंसर 61 क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो 61 का बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा एसडीजी के जो जितने भी सूचकांक हैं लगभग 17 तो हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या बातें की गई हैं। तो एसडीजी 1 में क्या है, एसडीजी 1 में क्या है
तो एसडीजी 1 में बता दें किसकी बात की गई, तो गरीबी को पूर्णतः समाप्ति की, किसकी, तो गरीबी की पूर्णतः समाप्ति की। एसडीजी 2 में क्या है, तो एसडीजी 2 में भूखमरी से मुक्ति, क्या है एसडीजी 2 में भूखमरी से मुक्ति। वही एसडीजी 3 में क्या है, तो एसडीजी 3 में किसकी बात की गई है, तो एसडीजी 3 में अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर, अच्छा स्वास्थ्य और जीवन स्तर। एसडीजी 4 में क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 4 में क्या है, तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। एसडीजी 5 में क्या है, तो लैंगिक समानता। एसडीजी 5 में क्या है, तो लैंगिक समानता भी हम देखें इसमें दिया भी है। और एसडीजी 6 क्या है, एसडीजी 6 में किसकी बात की गई, तो साफ पानी। एसडीजी 6 में क्या है, तो साफ पानी और स्वच्छता की बात की गई है। एसडीजी 6 में साफ पानी और स्वच्छता की बात की गई है। वही एसडीजी 7 में क्या है, एसडीजी 7 क्या है, तो सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, क्या है, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा। वही एसडीजी 8 में क्या है, तो अच्छा काम और आर्थिक विकास, अच्छा काम और आर्थिक विकास। वही एसडीजी 9 में क्या है, तो उद्योग नवाचार। एसडीजी 9 में क्या है, एसडीजी 9 में उद्योग नवाचार और बुनियादी ढांचा का विकास है। वही एसडीजी 10 में क्या है, तो असमानता में कमी, अभी इसमें दिया हुआ है। आप लोग समझिए कि एसडीजी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे गोल हमेशा से आए हैं और पूछते आ रहे हैं, तो आप लोग एसडीजी अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर है एसडीजी 14 में क्या है, तो पानी में जीवन। एसडीजी में क्या है, या पानी में जीवन या मानवीकरण में समुद्री संसाधनों का संरक्षण, ठीक है। और एसडीजी 15 में क्या है, तो भूमि पर जीवन। एसडीजी में क्या है 15 में, तो भूमि पर जीवन। एसडीजी 16 में क्या है, एसडीजी 16 में क्या है, तो एसडीजी 16 में क्या है, शांति और न्याय के लिए संस्थान। वाई एसडीजी 17 में क्या दिया है, तो लक्ष्य प्राप्ति में सामूहिक साझेदारी, ठीक है। तो हमने 17 जो एसडीजी के सूचकांक है, गोल है उसको मैंने रिवाइज कराया। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोन्ट्रेक्ट रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है। बी दिया है कराईवेट्टी पक्षी अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है, नवनिर्मित रामसर स्थल है, तो क्या हो जाएगा 62 का, क्या हो जाएगा 62 का बी हो जाएगा, 62 का बी हो जाएगा। केवल एक सही है, क्या है, केवल एक सही है, ठीक है। और वर्तमान में बता दें कि भारत में कुल कितने हैं, तो 80 रामसर स्थल है। वही कराईवेट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है कर्नाटक में न होकर कहाँ पर है, तो कर्नाटक में नहीं बल्कि ये तमिलनाडु में है। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। और भारत में कुल कितने रामसर स्थल है, तो 80 रामसर स्थल है। और मोन्ट्रेक्ट रिकॉर्ड रामसर सूची में शामिल आर्द्रभूमि स्थलों का दस्तावेज है। और इसके अंतर्गत क्या होता है, तो इसके अंतर्गत तकनीकी विकास और मानवीय हस्तक्षेपों के परिणाम स्वरूप प्रभावित होने वाली आर्द्रभूमियों को क्या किया, तो इसको शामिल किया जाता है। और ये कराईवेट्टू जो पक्षी अभ्यारण्य है कहाँ पर है, तो तमिलनाडु में है, ठीक है। इसलिए क्या था, ये दूसरा गलत था और पहला इसमें सही दिया हुआ था। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि 63 नंबर प्रश्न क्या दिया, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। भारत में सर्वाधिक हाथी संख्या केरल राज्य में है। दूसरा एक 1991-92 में हाथियों का संरक्षण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, तो ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। वही बता दें कि भारत में सर्वाधिक हाथी की संख्या केरल में न होकर कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है, तो कर्नाटक में है, ठीक है। अब चलिए आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गंगा डॉल्फिन क्या है, गंगा डॉल्फिन आयुसियन की लुप्तप्राय प्रजाति श्रेणी में आती है। भारत में यह असम, उत्तर प्रदेश और बिहार राज्य में पाई जाती है, तो क्या हो जाएगा 64 का सी हो जाएगा। दोनों कथन सही दिए हुए हैं। तो जो गंगा डॉल्फिन है बता दें असम में कहाँ, असम में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में पाई जाती है। और क्या है, आयुसियन की लुप्तप्राय सूची में शामिल है, ठीक है, श्रेणी में आते हैं। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से उत्तर चुनिए। तो वैतरणी ये कहाँ पर है, एलिफेंट रिजर्व, तो वैतरणी कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में है। कहाँ पर वैतरणी, तो ये उड़ीसा में है, तो क्या हो जाएगा ए का 4 हो जाएगा, ठीक है। लेमुरू कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। लेमुरू कहाँ पर, तो छत्तीसगढ़ में है। तो वही सोनीतपुर कहाँ पर है, तो ये असम में है। वायनाड कहाँ पर, तो केरल में। वायनाड एलिफेंट रिजर्व कहाँ पर, तो केरल में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। तो 65 क्या हो जाएगा, 65 का बी हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी सीन नदी है, बिल्कुल क्या है, गलत दिया हुआ है। क्या है, ये गलत दिया हुआ है, ठीक है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस नगर इसी के किनारे स्थित है, तो ये भी क्या है, ये भी गलत दिया हुआ है। तो 66 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। न तो एक ना ही दो, क्योंकि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वोल्गा है। और फ्रांस की राजधानी पेरिस इसके किस नदी किनारे, तो ये सीन नदी किनारे है। किसके किनारे है, तो सीन नदी के किनारे है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुने। तो क्या है, एक और बात दिया है, एक और अवस्थिति बताना है। तो करीबाबाद कहाँ पर है, तो ये जाम्बेजी नदी पर है। कभी ये क्या हो जाएगा, ए का 2 हो जाएगा। करीबाबाद कहाँ पर, जाम्बेजी नदी पर है। वही आसवानबाद कहाँ पर है, तो आसवानबाद नील नदी पर है। क्या हो जाएगा, ए का 2 बी का 3। और ओवनबाद कहाँ पर है, तो ओवनबाद ये श्वेत नील नदी पर है। ओवनबाद कहाँ पर, तो श्वेत नील नदी पर है। कैंचीबाद कहाँ पर है, कैंचीबाद तो ये नाइजर नदी पर है। तो डी का 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लेते हैं क्या हो जाएगा। तो 67 का क्या हो जाएगा, 67 का बी हो जाएगा। 67 का बी हो जाएगा, ठीक है। 67 का बी हो जाएगा, क्योंकि करीबाबाद कहाँ पर है, तो करीबाबाद आपका जम्बेजी नदी पर है। आसवानबाद कहाँ पर है, तो ये नील नदी पर है। ओबनबाद कहाँ पर है, तो श्वेत नील नदी पर है। वही कंजीबाद कहाँ पर है, तो डी का 1 हो जाएगा, नाइजर नदी पे है। अब आगे देख लेते हैं क्या है प्रश्न।
तो यूरोप की प्रमुख जल संधियों से संबंधित निम्नलिखित युगों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ये दिया है डोबर जल संधि, ये किसको किसको जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को। बी दिया है बोनिफेसियो जल संधि, ये टेरेनियन सागर और मध्य सागर को। सी दिया है ओंटेंटो जल संधि, ये किसको? तो एडियाटिक सागर और पोनियन सागर को। कर्च जल संधि है काला सागर, किसको दिया है? काला सागर और मरमरा सागर को। तो बिल्कुल बता दें कि जो डोबर जल संधि है इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ता है, ये बिल्कुल सही दिया है। हम लोग क्या देखना है? सही सुमेलित नहीं है। बोनिफेसियो जल संधि कहाँ पर है? तो टेरेनियन सागर और भूमध्य सागर के बीच है। ओटेंटो जल संधि कहाँ पर? तो एडियाटिक सागर और उपरानियन सागर के बीच है। और कर्च जल संधि कहाँ पर है? तो ये कर्च जल संधि काला सागर और मरमरा सागर को न जोड़ करके इसको जोड़ता है। तो ये अजोब सागर और काला सागर को, तो कर्च जो जल संधि है अजोब सागर और काला सागर को जोड़ती है। ठीक है, अब हम लोग जो जितने भी जो जल संधियाँ हैं किनको जोड़ती है और स्थिति क्या है उसको देखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो लंबा होगा हम लोग यही देख के समाप्त कर देंगे, फिर आगे तीसरा पार्ट कल होगा इसका। तो बता दें मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि ये किसको जोड़ती है? तो ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है। और इसकी स्थिति कहाँ पर? तो इंडोनेशिया और मलेशिया के पास इसकी स्थिति है। फिर उसके बाद दूसरा है पाक जल संधि। पाक जल संधि ये कहाँ पर है? तो पाक जल संधि ये कहाँ पर है बता दें। तो ये पाक खाड़ी और बंगाल खाड़ी को क्या करती है? तो जोड़ती है। पाक की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। और ये कहाँ पर स्थिति इसकी? तो भारत और श्रीलंका के पास है। फिर कौन सी जल संधि है? तो सुंडा जल संधि है, सुंडा जल संधि है, ये सुंडा जल संधि है। तो ये कहाँ पर है? तो ये जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? तो सुंडा सागर, जावा सागर और हिंद महासागर को जोड़ती है। और किसको अलग करती है? ये कहाँ पर है? तो इंडोनेशिया में है। फिर उसके बाद युकाटन जल संधि है, युकाटन जल संधि है, ये किसको जोड़ती है? तो ये मेक्सिको खाड़ी और कैरिबियन सागर को जोड़ती है। और ये स्थिति क्या है? तो मेक्सिको और क्यूबा के पास इसकी स्थिति है। फिर उसके पास मेसिना जल संधि है, क्या है? मेसिना जल संधि है, ये कहाँ पर है? तो भूमध्य सागर को जोड़ती है। मेसिना जल संधि, मेसिना जल संधि क्या है? ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। और ये कहाँ पर स्थिति है? तो इसका इटली और सिसिली के पास इसकी स्थिति है। फिर ओरंटो जल संधि है, ये कहाँ पर? ये किसको जोड़ती है? तो एड्रियाटिक सागर और आयोनियन सागर को। कौन सा? तो ओरंटो जल संधि ये कहाँ पर है? तो इटली और अल्बानिया में है। फिर उसके पास एक बहुत फेमस जल संधि है बाल एल मंडब जल संधि। कौन सा है? तो बाब एल मंडब जल संधि ये किसको जोड़ती है? तो लाल सागर और अदन की खाड़ी को जोड़ती है। और ये स्थिति इसकी कहाँ? तो यमन और जिबूती के पास इसकी स्थिति है। फिर उसके पास कुक जल संधि ये कहाँ पर है? तो ये दक्षिणी प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और किसको ये कहाँ पर स्थिति इसकी है? तो न्यूजीलैंड के पास इसकी स्थिति है। फिर मोजाम्बिक चैनल कौन सा है? तो मोजाम्बिक चैनल ये कहाँ पर है? ये किसको जोड़ती है? तो हिंद महासागर को। ये मोजाम्बिक और मालागासी के पास है। नॉर्थ चैनल कौन सा है? तो एक नॉर्थ चैनल है, ये किसको जोड़ती है? तो आयरिश सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और इसकी स्थिति क्या है? तो आयरलैंड और इंग्लैंड के पास इसकी स्थिति है। फिर टारेस जल संधि कौन सा है? तो टारेस जल संधि अराफुरा सागर और पापुआ की खाड़ी के पास है, जोड़ती है। और ये कहाँ पर है? तो पापुआ न्यू गिनी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर बास जल संधि है, ये कहाँ पर है? तो ये तास्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है। बास जल संधि तास्मान सागर और दक्षिणी सागर को जोड़ती है, कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, फिर बेरिंग जल संधि है, ये कहाँ पर? तो बेरिंग सागर और चुक्री सागर के पास है। इसकी स्थिति क्या है? तो अलास्का और रूस है। बोनिफेसियो ये किसको जोड़ती है? तो बोनिफेसियो ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। बोनिफेसियो ठीक है, ये भूमध्य सागर को जोड़ती है। ठीक है, और ये स्थिति क्या है? तो कोर्सिका सार्डिनिया के पास इसकी स्थिति है। उसके बाद बास्पेरस जल संधि है, बास्पेरस या बास्पोरस जल संधि है, किसको जोड़ती है? तो काला सागर और मरमरा सागर को। ये कहाँ पर है? तो तुर्की में है। ये कहाँ पर है? तुर्की में है। फिर डर्डनेज जल संधि ये कहाँ पर है? तो उत्तरी अटलांटिक और आर्कटिक महासागर को ये जोड़ती है। और ये कहाँ पर? तो ग्रीनलैंड और आइसलैंड के पास है। फिर डोबर जल संधि ये कहाँ पर है? डोबर संधि डोबर जल संधि है, ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ती है। ये कहाँ पर? तो इंग्लैंड और फ्रांस में है। फिर फ्लोरिडा जल संधि कहाँ पर है? तो फ्लोरिडा जल संधि मेक्सिको खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ पर? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और क्यूबा के पास है। हार्मुज जल संधि तो ये लोग आप लोगों को पता ही होगा। हार्मुज जल संधि कहाँ पर? तो फारस खाड़ी और ओमान खाड़ी को जोड़ती है। ये कहाँ पर? तो ओमान और ईरान में है। हडसन जल संधि ये कहाँ पर है? तो हडसन खाड़ी और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। कहाँ पर? तो कनाडा में है। फिर जिब्राल्टर जल संधि है, कौन सा है? तो जिब्राल्टर जल संधि है, ये क्या करती है? तो ये भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को क्या करती है? तो ये जोड़ती है। ये कहाँ पर? तो स्पेन और मोरक्को में है। फिर मैगलन जल संधि है, कहाँ पर? तो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर के पास है। और ये इसकी स्थिति क्या है? तो चिली में है। ये किसको जोड़ती है? तो प्रशांत और दक्षिण अटलांटिक महासागर, मैगलन जल संधि। फिर मक्कासार जल संधि है, मक्काजार जल संधि है, कहाँ पर? तो जावा सागर, किसको जोड़ती है? तो मक्कासार जल संधि जावा सागर और सेल्वी सागर को जोड़ती है, जो इंडोनेशिया में है। तो आज के लिए इतना ही, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं तीसरे पार्ट में। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।